आइए मिस्टर एल्बर्ट, मैं आपको गेट तक छोड़ाऊं, मैंने कहा और मुझे आगे बढ़ते देखकर एल्बर्ट भड़का, मगर फिर ये देखकर हैरान रह गया कि मैंने कुछ और करने के बजाय उसके लिए दरवाजा खोल दिया। आइए आइए मिस्टर एल्बर्ट, बिला झिझक चले आइए। बिला झिझक तो खैर वो क्या था, बस एक शहर के से आलम में उसके कदम उठने लगे। मैं उसके साथ ही चल रहा था और उसकी तरफ से पूरी तरह होशियार भी था। उस जैसे शख्स से कुछ अजब नहीं था कि किसी वक्त हमला कर बैठे। जैक्सन और पीटर चंद कदम पीछे चले आ रहे थे। हम इसी तरह आगे पीछे चलते हुए इमारत से बाहर अहाते में निकल आए। गेट पर चौकीदार मौजूद था। मैंने अचानक रुकते हुए कहा, आप अकेले जाएंगे या जैक्सन को भी साथ ले जाएंगे? एल्बर्ट ने घबरा कर कहा, क्या मतलब? उसे अपनी वक्ती आज़ादी भी खतरे में नजर आने लगी थी। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, मेरा मतलब है इतनी रात गए तन्हा जाते हुए कहीं आपको डर न लगे। एल्बर्ट ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा। ये अल्फाज अदा करते वक्त वो बिल्कुल गाउदी नजर आ रहा था। मैंने ऊंची आवाज में चौकीदार से कहा, गेट खोल दो, मिस्टर एल्बर्ट वापस जाएंगे। चौकीदार ने मेरे कहने पर अमल करते हुए ज़ेली खिड़की की बजाय गेट खोल दिया, जैसे एल्बर्ट की बजाय कोई कार बाहर जा रही हो। एल्बर्ट बेयकीनी से बारी बारी हम सबको देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे इस रवैये को क्या नाम दे। फिर उसने यही बेहतर समझा कि हमारे रवैये पर गौर करने की बजाय इस मौके से फायदा उठाकर निकल जाए। उसने गेट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, फिर अचानक रुककर हमारी तरफ मुड़ा। गालिबन उसे खतरा था कि हम उस पर अकब से हमला कर देंगे, मगर हम अपनी जगहों पर खड़े रहे। एल्बर्ट मुतमईन होकर फिर चल पड़ा। इस बार उसने एक कदम गेट से बाहर रखने के बाद मुड़कर हमें देखा था। हम अब भी उसी तरह खड़े थे। उस वक्त शायद उसे यकीन आ गया था कि हम उसे रिहा करने के बारे में संजीदा हैं, लेकिन उसने यकीन करने में बहुत देर कर दी, क्योंकि उसी वक्त उसके अकब में एक शख्स नमूदार हुआ था जिसके हाथ में एक मोटा सा रोल दबा हुआ था, और ऐन उस लम्हे जब एल्बर्ट के खदशात धुलने वाले थे, उसके अकब में नमूदार होने वाले शख्स ने पूरी कुव्वत से रोल उसके सर पर दे मारा। एल्बर्ट के होंठों से करा खारिज हुई और वो झूमता हुआ जमीन पोज हो गया। चौकीदार और उस दूसरे शख्स ने मिलकर बेहोश एल्बर्ट को पकड़ा और उसे घसीटते हुए गेट से अंदर ले आए, फिर दोबारा गेट बंद कर दिया। मैंने उन लोगों से कहा, इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो और इसके हाथ पैर भी बांध दो। हम फिर पलट कर ड्राइंग रूम में वापस आ गए, जहां सिल्विया पहले से ही मौजूद थी। मैंने पीटर से कहा, रात के 2 बजने को हैं, अब हम सोएंगे, नींद आ रही है। पीटर बोला, आज की रात तो हम यहीं रह जाते हैं, इस वक्त कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल बहुत मुनासिब है, हमें हमारे कमरे दिखा दो, उसके बाद चाहो तो तुम जश्न मनाते रहो। जश्न के तस्करे पर पीटर उदास हो गया। बोला, तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मैं सोच रहा था कि क्यों ना बर्ड को बुला लूं। मैंने सख्ती से कहा, हरगिज नहीं, अब हम सुबह ही उससे राब्ता कायम करेंगे, पहले ये मामला निमट जाने दो। पीटर ने हमें हमारे कमरों तक पहुंचा दिया। ये अच्छी बात हुई थी कि अब मुझे सिल्विया के साथ नहीं सोना पड़ रहा था, ताहम उसकी और मेरी ख्वाबगाहें बराबर बराबर ही वाक़ थी। पीटर ने जाने से कबल पूछा, एल्बर्ट के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, अगर उसे होश आ जाए तो उसका क्या किया जाए? मैंने कहा, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा नहीं है, उसे सुबह तक यूं ही पड़ा रहने दो। सोने से कबल मैंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। सिल्विया को भी मैंने यही ताकीद की थी। वो अब भी अलहदा कमरे में सोने से कतरा रही थी, मगर उसने मुझसे कुछ न कहा। ये बात मैंने महज उसके अंदाज से भांपी थी। बेड पर लेटते ही ख्यालात ने मेरे जहन पर यूरिश कर दी। इन ख्यालात का महवर ओलिव हार्वर्ड और तहजीब थे। तहजीब के ओलिव हार्वर्ड के कब्जे में चले जाने से मैं कमजोर पड़ गया था, और अब उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से कबल मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता था। उस पर मेरा वार जरा भी ऊंचा पड़ता तो उसका बदला वो तहजीब से ले सकता था। फिर मुझे वो फॉर्मूले याद आ गए जो हारूत राबील ने अमरीकी हुकूमत की तहवील से चोरी कराए थे। मैंने तो वो फॉर्मूले अमरीकी हुकूमत के हवाले करा के अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी, मगर इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उनकी नकलें महफूज नहीं रखी थी। दूसरों के ज़ाविया निगाह से देखा जाए तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी। दुनिया का कोई शख्स इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि अरबों डॉलर की दौलत यूं हाथों से निकल जाने दे। ओलिव हार्वर्ड यही समझ रहा था कि फॉर्मूलों की नकलें मेरे कब्जे में हैं। कुछ भी हो, इससे ये फ़ायदा तो बहरहाल हुआ था कि मेरी जान बच गई थी। फॉर्मूलों की लालच में उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया था, एक मोहूम सी उम्मीद पर कि शायद लकी के तवस्सुत से वो फॉर्मूलों के बारे में कुछ मालूम करके उनके हुसूल की कोशिश कर सके। उसके बाद मेरी जहनी रौ उस दवासाज फैक्ट्री की तरफ मुड़ गई जो शाम में कायम की गई थी, और शाम की हुकूमत से उसके लिए बाकायदा मुआहिदा किया गया था। चूंकि मुझे यकीन था कि इस इक़दाम के पस पर्दा कोई बड़ी साजिश कार फरमा है, इसलिए मैं उस साजिश के तारोपौध बखेरना अपना फर्ज समझता था। इस सिलसिले का पहला कदम मैं शाम के काउंसिल जनरल से मुलाकात करके ही उठा सकता था। बाद की बातें उससे मुलाकात के बाद ही तय की जा सकती थी। आधे घंटे तक मैं मुख्तलिफ ख्यालात के हुजूम में घिरा रहा, और उसके बाद मुझे नींद ने आ दबोचा। फिर दरवाजे पीटे जाने की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली थी।
मैंने सबसे पहले अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 5 बजे थे। मुझे उस वक्त यूं दरवाजा पीटे जाने पर हैरत हुई, मगर मैंने उठने में देर न की। दरवाजा खोलने से कबल मैंने इत्मीनान कर लिया था कि दरवाजा पीटने वाला पीटर के अलावा कोई और नहीं है। पीटर खासे नशे में था और उसके मुंह से शराब के भपके निकल रहे थे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या बात है? वो बोला, मुबारक हो एलन, ऑलिव हार्वर्ड ने मेरे आदमी को रिहा कर दिया है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, ये इत्तला तुम मुझे सुबह नहीं दे सकते थे? वो बोला, क्लब से फोन आया था, मुझे बताया गया है कि उस पर बहुत तशद्दुद किया गया और उसकी हालत अच्छी नहीं है। वो किसी को पहचान भी नहीं रहा। मैंने पूछा, अगर उसकी हालत इतनी खराब है तो वो क्लब तक कैसे पहुंचा? पीटर ने कहा, एक कार उसे छोड़कर गई है। ड्राइवर ने क्लब के गेट पर हॉर्न बजाकर उसे चौकीदार के हवाले किया और चला गया। मैंने पुरतफक्कुर अंदाज में कहा, जरा इंतजार करो, मैं खुद चलकर उसे देखता हूँ। क्लब तक पहुंचते पहुंचते 5:30 बज गए थे। सड़कों पर बराए नाम ट्रैफिक थी, इसलिए मुझे यकीन था कि किसी ने हमारा ताक़ुब नहीं किया। क्लब के आसपास भी ऐसी कोई अलामत नजर नहीं आई जिससे ये कहा जा सकता कि क्लब की निगरानी हो रही होगी। पीटर के हमरा मैं क्लब की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां रिहायशी कमरे थे। उन कमरों में क्लब के मुलाजिमीन के अलावा रक्कासाएं वगैरह भी रहती थीं, जिनसे क्लब का मुआहिदा होता था। उस वक्त क्लब में भी उल्लू बोल रहे थे। चंद एक मुलाजिमीन के अलावा कोई भी जागता नजर नहीं आ रहा था। पीटर ने एक मुलाजिम से पूछा, एंड्रयू किस कमरे में है? मुलाजिम ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया और बोला, लेकिन वो गुनूदगी के आलम में है और उसने किसी को पहचाना भी नहीं है। पीटर ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़कर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया जिसमें एंड्रयू था। पीटर ने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे मैंने भी कमरे में कदम रखा था। एंड्रयू बेड पर दराज था। उसके जिस्म पर जाबजा तशद्दुद के निशानात नजर आ रहे थे और कपड़े तार तार थे। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैं दरवाजे में ही रुक गया था, जबकि पीटर आगे बढ़कर बेड के नजदीक पहुंच गया था। कमरे में एक और शख्स भी था जो बेड के नजदीक कुर्सी डाले बैठा था। पीटर को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। पीटर ने गुस्सीले लहजे में उस शख्स से कहा, तुम लोगों ने इसके कपड़े तक तब्दील करने की जहमत नहीं की। उस शख्स ने जवाब दिया, हमने इसीलिए आपको फोन कर दिया था, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब जैसा आप कहें। पीटर ने पलटकर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और मैं चंद कदम आगे बढ़ गया। मेरी छठी हिस्स जाग उठी थी और किसी खतरे का इशारा कर रही थी, मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि खतरे की नौयत कैसी है और खतरा मुझे किस समत से लाहक है। यही वजह थी कि मैं कमरे के दरवाजे में ही रुका था। अपनी छठी हिस्स के इस इशारे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था और उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर खामखा पीटर की तस्हीक का निशाना भी नहीं बन सकता था। ताहम मैं बहुत मोहतात था। मैंने कहा, कपड़े तब्दील करने से ज्यादा जरूरी है कि किसी डॉक्टर से इसका मुआयना करवाओ, इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। पीटर को मेरी बात का जवाब देने का मौका ही न मिला, इसलिए कि उसी वक्त एंड्रयू के जिस्म में हरकत पैदा हुई और हम तीनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उसकी आंखें जो कुछ देर कबल बंद थीं, अब खुली हुई नजर आ रही थीं। सुर्ख आंखें जिन्हें देखकर खौफ मालूम हो रहा था। पीटर ने उस पर झुकते हुए कहा, कैसी तबीयत है एंड्रयू, तुम ठीक हो? एंड्रयू ने कोई जवाब न दिया। उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसने पीटर की आवाज सुनी ही ना हो। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। एंड्रयू ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था अली यार खान। उसकी आवाज किसी कुएं में से आती महसूस हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एंड्रयू के चेहरे से वहशत और वीरानी टपक रही थी और वो एक झटके से उठ बैठा था। कुछ देर कबल वो अपने पैरों पर भी नहीं चल पा रहा था और अब उसके हरकत करने के अंदाज से कतई मालूम नहीं हो रहा था कि उसे किसी किस्म की जिस्मानी कमजोरी लाहक है। मेरे लिए सबसे ज्यादा होशरुबा बात यह थी कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। अगर नाम मालूम हो भी गया था तो उसने मुझे पहचाना कैसे? एंड्रयू को यूं उठते देख कर गैर इरादी तौर पर मैं एक कदम पीछे हट गया। पीटर हैरत से मुंह फाड़े खड़ा था। दूसरा शख्स भी सन्नाटे के आलम में था और मुझ पर तो खैर वैसे ही हैरतों के पहाड़ टूटे हुए थे। एंड्रयू ने भयानक अंदाज में कहा, भाग कहाँ रहे हो यहूदियों के दुश्मन? और फिर उसने तेजी से मुझ पर छलांग लगाई। मैं 1000 कोशिश के बावजूद भी उसकी जद से न बच सका। इस कदर तेजी की तवक्को तो मैं किसी फुर्तीले तरीन आदमी से भी नहीं कर सकता था। वो तीर की तरह मुझ पर आ रहा था और मैं जो पहले ही पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, उसके हमले की वजह से पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जोर लगा के उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, मगर मैं कामयाब ना हो सका। उसके दोनों हाथ मेरे गले पर मजबूती से जम गए थे और वो मुझे जान से मार देने पर तुल गया था। मुझे फौरी तौर पर अंदाजा हो गया कि मैं बड़े बेढब तरीके से उसकी गिरफ्त में आया हूँ और अब मुझे सबसे पहले किसी न किसी तरह अपनी गर्दन उसकी गिरफ्त से छुड़ानी है। मैंने संभाला लेकर कुछ और करने की बजाय उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए, लेकिन पूरी कुव्वत सर्फ करने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे गले पर उसके हाथों का दबाव लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ताकत के एतबार से मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है।
फिर मैं उसे जान छुड़ाने के लिए क्या करूं? मैंने डूबते हुए जहन के साथ सोचा, मगर कुछ समझ में ना सका। मेरे सारे दांव पेच उस कड़े वक्त में मुझसे रूठ गए। मेरी महारत मालूम नहीं कहाँ जा सोई थी। मेरी कुव्वत मज़ाहमत तेजी से जवाब दे रही थी और वो मेरे सीने पर चढ़ा बैठा पूरी कुव्वत से मेरा गला घोंटे जा रहा था, और मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया था कि खुद को मौत का इस्तिकबाल करने के लिए तैयार कर लूं। मायूसी मेरे जहन पर इस बुरी तरह हमलावर हुई थी कि मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे ये भी याद नहीं रहा था कि मैं वहाँ तन्हा नहीं हूँ। आखिर पीटर और उसका एक और मुलाजिम भी तो वहीं मौजूद है। ये अलग बात है कि वो दोनों मारे हैरत के गुंग होकर रह गए थे, बल्कि वो अपनी जगह से हरकत तक करना भूल गए थे। अगर वो दोनों कुछ वक्त और इसी कैफियत में मुब्तला रहते तो मेरा काम तमाम हो चुका होता, मगर फिर पीटर को होश आ ही गया। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसका दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। मुझे बहुत मौहूम सा एहसास है कि इस शदीद ज़र्ब के बावजूद एंड्रयू पर कोई असर नहीं हुआ था और मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त पहले ही की तरह बरकरार रही। मुझे पीटर की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। इसे छोड़ दो एंड्रयू, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन जब पीटर ने देखा कि एंड्रयू पर यह धमकी भी बेअसर साबित हुई है तो उसने फायर कर ही दिया। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसने एंड्रयू के सर पर फायर किया था। उस फायर के नतीजे में मेरे गले पर एंड्रयू के हाथों की गिरफ्त यकलख्त खत्म हो गई। फिर पीटर और उसका मुलाजिम एंड्रयू पर झपटे और उन्होंने खींचकर उसे मेरे ऊपर से हटा दिया। मैं झूमता झामता उठा और लड़खड़ाता हुआ बेड के किनारे से टिक गया। मेरा दिमाग शाएं शाएं कर रहा था और सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दी गई थी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी कुव्वतें बहाल होना शुरू हो गईं। मुझे कमरे में बहुत से साए हरकत करते नजर आए। कानों में किसी की आवाज आई जो मुझसे लेटने को कह रहा था, मगर मैंने नफी में सर हिला दिया। कुछ देर बाद मंजर मजीद वाज़े हो गया। कमरे में मौजूद लोग क्लब के मुलाजिमीन थे जो एंड्रयू की लाश उठा कर ले जा रहे थे। मैं समझ गया कि फायर की आवाज सुनकर वो सब वहां आ गए होंगे। वो लोग कमरे के फर्श से खून के छींटे साफ कर रहे थे। पीटर ने मुझसे कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है एलन, थोड़ी देर आराम कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने बमुश्किल कहा, नहीं पीटर, बोलने से मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी, मैं यूं ही ठीक हूँ। पीटर ने मुझे कुर्सी पर बिठाने के लिए सहारा देने की कोशिश की। बोला, लेटते नहीं तो थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाओ। मैंने नरमी से इनकार कर दिया। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। पीटर कमरे से बाहर चला गया और कुछ देर के बाद वापस आया तो उसके हाथ में 2 गोलियां थीं। उसने पानी के एक गिलास के साथ गोलियां मुझे देते हुए कहा, लो ये गोलियां निगल लो, तुम खासा सुकून महसूस करोगे। मैंने गोलियां पीटर से ले ली और पानी के साथ निगल ली। गोलियों के असर से चंद मिनट के अंदर अंदर मेरे गले की तकलीफ रफा हो गई और मैं खुद को हैरत अंगेज तौर पर बेहतर महसूस करने लगा। मैंने कहा, मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ पीटर, और अब तो मुझे बोलने में भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही। पीटर ने कहा, मैं तो इस बात पर शुक्र कर रहा हूँ कि तुम बच गए, और इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने कहा, मैं खुद हैरान हूँ, मालूम नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी गर्दन किसी आहनी शिकंजे में जकड़ी हुई है। पीटर अफसरदगी से बोला, हाँ, वो ज्यादा ताकतवर आदमी नहीं था। उसने जिस कुव्वत का मुजाहरा किया वो सभी के लिए हैरान कुन है। मैंने कहा, जहां तक मैं अंदाजा लगा सका हूँ वो तनवीमी कैफियत में था। तुम्हें याद नहीं वो किस तरह बेहोश था और मेरी आवाज सुनते ही कितनी तेजी से होश में आ गया। पीटर ने हैरत से कहा, क्या तनवीमी कैफियत में आदमी के अंदर इतनी कुव्वत पैदा हो जाती है? मैंने कहा, हिप्नोटिज्म के बारे में मेरी मालूमात न होने के बराबर हैं। मैं तो ये भी यकीन से नहीं कह सकता कि एंड्रयू पर क्या अमल किया गया होगा, लेकिन ये बात यकीनी है कि उसके यहाँ भेजे जाने का मकसद मुझ पर कातिलाना हमला करने के सिवा और कुछ नहीं था। गालिबन हिप्नोटिज्म के जरिए ही उसे ये हिदायत दी गई होंगी कि मेरी आवाज सुनते ही वो होश में आ जाए, और उसे ये भी बावर करवाया गया होगा कि मेरी हलाकत किस तरह उसके मफाद में है। पीटर ने पूछा, तुम्हारी आवाज की शनाख्त उन्होंने एंड्रयू को किस तरह करवाई होगी? मैंने कहा, इसकी 2 सूरतें हैं। या तो उन्होंने उससे मेरे बारे में मालूम कर लिया होगा और उसे मेरे बारे में बता दिया होगा कि दरअसल मैं कौन हूँ। क्योंकि आम हालात में मैं अपनी आवाज तब्दील नहीं करता, इसलिए उनका ये हरबा कारगर साबित हुआ। मुमकिन है उन्होंने एंड्रयू को यह हिदायत दी हो कि एलन ग्राहम की आवाज सुनते ही होश में आ जाए और उस पर कातिलाना हमला कर दे। दूसरी सूरत यह मुमकिन है कि उसे मेरी आवाज के टेप सुनवाए गए हों। पीटर ने हैरान होकर कहा, ऑलिव हावर्ड के पास तुम्हारी आवाज के टेप कहाँ से आ गए? मैंने कहा, मैं उसकी कैद में था और किसी की बेखबरी में उसकी आवाज टेप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। पीटर ने कहा, एंड्रयू ने होश में आते ही तुम्हें किस नाम से मुखातिब किया था? मैं पीटर से इस सवाल की तवक्को कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि उसे अपने बारे में बताऊं। चुनाचे मैंने चंद लम्हे गौर करने के बाद कहा, इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है क्या? पीटर ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। मुझे इस चीज से कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है कि तुम दर हकीकत कौन हो।
मैं तो सिर्फ ऑलिव हार्वर्ड से इंतकाम लेने की खातिर तुमसे मदद का ख्वाहां हूँ। बस तुम किसी तरह मेरे इस देरीना ख्वाब को ताबीर अता कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पीटर ने मुझे बड़ी जहमतों से बचा लिया। मैंने उसे तरहमामेज नजरों से देखा। ऑलिव हार्वर्ड के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस पर जुनून इंतकाम तारी था। मैं उसके इस जुनून को बरहक करार देने पर मजबूर था। उसके साथ ऑलिव हार्वर्ड ने जो जुल्म किया था, उसके बाद इसके सिवा कोई और चारा बचा भी नहीं था, मगर वो अपने वसाइल से मजबूर था। उसके और ऑलिव हार्वर्ड के दरमियान मरातिब और सलाहियतों का जो फर्क हायल था, वो आसानी से मिटने वाला नहीं था। दरमियान गोया एक खलीज हायल थी जो पटने वाली नहीं थी, और अब मुझे पुल का काम करना था। कम से कम पीटर मुझसे यही तवक्को कर रहा था। उसकी तवक्को कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी, बस उसका ये ख्याल गलत था कि मैं उसके लिए कुछ करूंगा। यहाँ तो ये आलम था कि मैं खुद अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता था। जिंदगी ही एक ऐसे मकसद के लिए वक्फ कर दी थी जिससे हटना मुमकिन नजर नहीं आता था। पीटर ने मजीद कहा, मुझे इस बात का गम है कि उसकी वजह से मेरा एक आदमी मारा गया और मुझ पर एक और कर्ज वाजिबुल अदा हो गया। मैंने कहा, पहले हमने उसके 3 आदमियों को लुक़्मा अजल बनाया था पीटर, तुम्हारा तो सिर्फ एक आदमी ही मारा गया है। उसने मगमूम लहजे में कहा, गम तो मुझे इस बात का है कि अपने आदमी को मैं खुद अपने हाथों मारने पर मजबूर हो गया। मुझे अपना हर आदमी अजीज है। मैंने हमदर्दी से कहा, मैं तुम्हारा गम समझ सकता हूँ पीटर, जिंदगी में बाज इससे भी ज्यादा मुश्किल मकामात आते हैं। वो बोला, मुझे ये तस्लीम करने से इनकार नहीं है, लेकिन ऑलिव हार्वर्ड भी तो जिंदगी गुजार रहा है। कुछ मुश्किल मकामात उसकी जिंदगी में भी तो आने चाहिए। मैं उसे क्या बताता कि उसकी जिंदगी में कितने मुश्किल मकामात आए हैं। उसके लिए 1 दर्जन से जायद मुश्किल मकामात पैदा करने का जिम्मेदार तो मैं खुद था। मैंने बारहा उसे शिकस्त दी, हसीमतों से 2-4 किया और उसके मजमूम अज़ाइम और मकासद को नाकाम बनाया। अब बेशक एक ऐसा वक्त आ गया था जब उसने खुद को कलाबंद कर लिया था और मैं वक्ती तौर पर बेबस नजर आने लगा था, लेकिन मैं जानता था कि ये सब कुछ आर्जी है। वो ज्यादा देर खुद को मुझसे महफूज नहीं रख सकेगा। अगर मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैं हक के लिए लड़ रहा हूँ, तो कुदरत मेरी मदद करेगी। जालिम की रस्सी दराज जरूर हो जाती है, मगर उसे खींच भी तो लिया जाता है, और जब रस्सी खींची जाती है तो आदमी मुंह के बल गिर पड़ता है। ऑलिव हार्वर्ड ने बार बार शिकस्त खाने के बावजूद अपना रास्ता नहीं छोड़ा था। जिस रास्ते पर वो चल रहा था उसे तब्दील नहीं किया था। उसे बहुत से मौके मिले, मगर वो नहीं संभला और अब मेरे ख्याल में उसका वक्त करीब आ गया था। मैंने गंभीर आवाज में कहा, जिन लोगों को जिंदगी में मुश्किल मकामात नहीं आते, उनका आखिरी वक्त बहुत जल्दी आ जाता है। पीटर ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं उस वक्त का मुंतजिर हूँ एलन। वो वक्त तो जाने कब आए, फिल वक्त तो तुम अपना लिबास तब्दील कर लो। उसके कहने पर मुझे ख्याल आया कि मेरा लिबास एंड्रयू के खून से तबाह हो चुका था। उस पर खून के धब्बे ही धब्बे थे। पीटर ने मुझे दूसरा लिबास ला कर दिया और मैं बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद मैं नहा कर और कपड़े तब्दील करके बाहर निकला। गर्मा गर्म कॉफी मेरी मुंतजिर थी। कॉफी पीने के दौरान पीटर ने कहा, ऑलिव हार्वर्ड का एक आदमी हमारी कैद में है, क्या अब तुम उसे जिंदा वापस कर दोगे? मैंने जवाबी सवाल किया, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोला, ऑलिव हार्वर्ड ने जो हरकत की है उसके बाद तो उसे जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहिए। मैंने कहा, बात तो माकूल है, मगर इसकी जिम्मेदारी एल्बर्ट पर तो नहीं डाली जा सकती, वो तो खुद हुक्म का गुलाम है। पीटर ने कहा, एंड्रयू भी तो मेरा मुलाजिम ही था, उसने ऑलिव हार्वर्ड का क्या बिगाड़ा था? मैंने कहा, मेरी कोशिश यही होती है कि खूनरेजी से हत्तुल इम्कान बचा जाए। वो बोला, मैं खुद इस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन एल्बर्ट को अगर जिंदा छोड़ा गया तो ऑलिव हार्वर्ड और भी शेर हो जाएगा। मैंने कहा, उसके 3 आदमी तो पहले ही हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। अगर उसके नजदीक अपने आदमियों की जानों की कुछ भी वक़्त होती तो वो कभी ऐसी कोशिश न करता, लेकिन उसकी ये कोशिश जाहिर करती है कि एल्बर्ट भी उसके लिए बिसात पर एक बेहकीकत प्यादे से ज्यादा अहम नहीं है। पीटर ने फातिहाना अंदाज में कहा, मैं भी तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ, शतरंज की बिसात पर बेहकीकत मोहरों का कोई काम नहीं होता। मैंने कहा, जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं है, हम इस बारे में बाद में फैसला कर सकते हैं। कॉफी खत्म करने के बाद मैं वहां से उठ गया। पीटर भी साथ ही था। हम अपनी आर्जी क़यामगाह की तरफ वापस आ गए। मैंने कहा, आओ पहले एल्बर्ट को देख लें वो किस हाल में है, और हम उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहां एल्बर्ट कैद था।